नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज बात नेपाल की, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक ही पैटर्न पर आखिरकार कैसे और क्यों तख्तापलट हो रहे हैं, ये सवाल अब पूरे देश के साथ साथ दुनिया के कई हिस्सों में गूंज रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एक अभियान आंदोलन शुरू हुआ, जिसे जेनजीज का आंदोलन कहा गया। लेकिन क्या जेनजीज का आंदोलन खुद एंटी सोशल हो गया और उसने सरकार को खदेड़ दिया? क्या ये सिर्फ एक स्वाभाविक सा आपको घटनाक्रम नजर आता है, या इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसे समझने की ज़रूरत है? आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्योंकि संसद भवन के साथ साथ, नेपाल की संसद के साथ साथ, नेपाल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के आवास पर भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जलनाथ खनाल के घर में आग लगा दी गई, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिनका नाम राज्य लक्ष्मी चित्रकार, उनकी भी मौत हो गई। नेपाल के खुद प्रधानमंत्री केपी ओली इस्तीफा देकर के हेलीकॉप्टर से भागते हुए नजर आए, मजबूर हो गए इस बात को लेकर के। ये भीड़ कहाँ से आई, यह अराजकता कैसे फैली? क्या इसके पीछे सिर्फ सोशल मीडिया जिम्मेदार है कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जेनजीज आगे प्रदर्शन करने, और जिस सोशल मीडिया को लेकर के जेनजीज प्रदर्शन कर रहे थे, जेनजीज खुद एंटी सोशल हो गए, उनका आंदोलन अराजक हो गया और वो पूरी तरह से अराजकता में भीड़ तब्दील हो गई। ऊपर से ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरा का पूरा जो सीन पंजाब में क्रिएट हुआ, उसने बांग्लादेश की याद दिला दी, जहां पर पिछले साल तख्ता पलट हुआ था, जब शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा था बांग्लादेश में। उससे पहले आप पीछे जाएंगे, श्रीलंका में ऐसा ही कुछ हुआ था, इसी तरह का तख्तापलट हमने देखा था। और अब ठीक वैसे का वैसे, सेम टू सेम नेपाल में ये क्यों हो रहा है? नेपाल में आगे का भविष्य क्या होगा? और भारत के पड़ोसी देशों में एक के बाद एक इसी पैटर्न पर आखिर तख्तापलट क्यों और कैसे हो रहे हैं, ये समझने की बात है। इससे जाहिर सी बात है कि आपके मन में ये सवाल आता है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में क्या ये चिंगारी भड़की, हिंसा की, सरकार को घुटनों पर ला दिया? तो देखिए कि 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाने का आदेश दिया था। अब पूरा का पूरा घटनाक्रम देखिए। इसके बाद नेपाल का नाम एनजीओ चलाने वाले सुडान गुरुंग ने इंस्टाग्राम पर युवाओं से स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूली बैग लेकर के सड़कों पर उतरने के लिए कहा। 8 सितंबर की बात है जब नेपाल की संसद के सामने प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और यह सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं था। नेपाल ने इसका, हामी नेपाल जो है, उन्होंने इसका आह्वान किया। पोस्ट में लिखा कि किस तरीके से लंबे अरसे से करप्शन ने हमारे सपने, हमारा फ्यूचर, हमारे देश की गरिमा को खत्म कर दिया। हम ये देख रहे हैं कि नेता अमीर होते जा रहे हैं, आम लोगों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन अब और नहीं। तो क्या इसके पीछे पूरा का पूरा जो आंदोलन है वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि देश में फैल रहा भ्रष्टाचार, नेताओं के घोटाले हैं? और यह कहा जा रहा है कि नेपाल में ये 3-4 साल से ऐसा हो रहा था। सरकार को इस बात का इल्म भी था कि कभी भी लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं, एक आंदोलन का रूप ले सकता है, और इसीलिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित किया गया। ये भी नेपाल से ही तर्क आ रहे हैं। अब देखिए कि केपी ओली की सरकार ने प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गोली तक चलवा दी, जिसमें 22 लोगों के अब तक मारे जाने की समाचार सूचनाएं हैं। 400 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हुए। बच्चों पर गोली चलवाने की खबर जैसे ही फैली, ये पूरा का पूरा आंदोलन बेहद हिंसक हो गया। लोग उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। तो वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, उनको घर में घुस करके भीड़ ने पीटा। जो तस्वीरें सामने आई बेहद सोचनीय है, बेहद खतरनाक है। वहाँ के वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को किस तरीके से, आप देखिए, काठमांडू में उनके घर के नज़दीक दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, मारा गया, जिसकी तस्वीरें भी सरेआम हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा, संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के निजी आवासों पर हमले किए, उन्हें आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री केपी ओली के अलावा सरकार में शामिल 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से, आपको पता है कि 1990 के दशक से नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल रखी है।
पहले राजशाही नेपाल में, फिर संवैधानिक राजशाही आई और उसके बाद में किस तरीके से लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन नेपाल में करप्शन कभी खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बदलता चला गया। सरकारें बदलने के नाम पर भ्रष्टाचार के अंदाज बदले, भ्रष्टाचार का कद बदला, बड़ा होता चला गया, उस पर लगाम नहीं लगी। ये खुद नेपाल के लोग कह रहे हैं। जनता के बीच में समर्थन खो चुके 75 से 80 साल के लोग सरकारें चलाते आ रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। टॉप पदों पर कोई युवा नेता नहीं है आज के समय में। ऐसे में युवाओं में कुंठा है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सोशल मीडिया बैन के मुद्दे, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि सोशल मीडिया पर जो बैन के मुद्दे ने एक चिंगारी का काम किया है। सिर्फ नेपाल में यूथ कल्चर और यूथ मीडिया का स्ट्रक्चर बहुत ही वाइब्रेंट है। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, लोग सड़कों पर आना जानते हैं। इस बार प्रोटेस्ट में कट्टर माओवादी, कम उम्र के नेताओं की पार्टियां और हिंदू राष्ट्रवादी लोग जुड़ गए। ये कुछ लोग जो जानकार हैं वो ये मान के चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि नेपाल में इस तरह का ये हिंसक प्रदर्शन और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होगा, क्योंकि हिंसा तो हो चुकी, इस्तीफे भी हो चुके हैं। अब आगे नेपाल का भविष्य क्या है, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। और आप इस सवाल को जब इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो देखिए कि नेपाल में संसद के निचले सदन, यानी कि हम जिसे कहते हैं प्रतिनिधि सभा, वहाँ पर 275 की सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 138 का है। नवंबर 2022 में नेपाल में चुनाव हुए, जिसमें शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस यानी कि एनसी को सबसे ज़्यादा 88 सीटें मिली थी। और अगर आप देखते जाइए तो केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यानी कि सीपीएन यूएमएल को 79 सीटें मिली थी, जबकि पुष्प कमल दयाल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि माओइस्ट सेंटर यानी कि सीपीएन एमसी को 32 सीटें मिली थी। सीपीएन यूएमएल और एनसी ने समर्थन देकर प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जुलाई 2024 समर्थन वापस ले लिया। एनसी के साथ गठबंधन की नई सरकार बनी और उसमें ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। कुछ छोटे दल जैसे जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी ने भी ओली की सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन मौजूदा वक्त को अगर आप देखिए तो संसद में 32 सीटों के साथ प्रचंड की पार्टी जो है वो सीपीएन एमसी 20 सीटों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जिसमें आरएसपी जिसे कहते हैं, और 14 सीटों वाली राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी कि आरपीपी, और 12 सीटें जिसकी है पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, ये विपक्ष में है। उससे पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो किसी भी सरकार के खिलाफ अगर विरोध का माहौल बना नेपाल में और दूसरे नेता उसमें आगे आते थे, देश में चुनाव करवाए और केपी ओली, शेर बहादुर देउबा, प्रचंड के बीच सरकार का ट्रांसफर होता रहा। यही कुछ लोग हैं। अगर आप भी इसको करीब से देखेंगे तो क्या लोकतंत्र के नाम पर कुछ लोगों ने इसे जकड़ लिया था, जिसका जनता ने पुरजोर तरीके से विरोध किया और एक आक्रोश, एक गुस्सा इन सीनियर नेताओं को लेकर के भी आया। करप्शन के साथ साथ कोई भी ऐसा नेता नेपाल में इन हालिया दिनों में सामने नहीं आया जो जानकार है राजनीति के, वो कह रहे हैं कि जो सीधा जनता को अपने भरोसे में रखता या जिस पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा कर पाए उसकी बात पर। और ऐसे में अभी कोई नेतृत्व दिखता नहीं है इस तरह का जिसे हम जन नेतृत्व कहें। तो ऐसे में अभी नेपाल की राहें कठिन है और ये सवाल तो गूंज ही रहा है कि सत्ता अब आगे कौन चलाएगा। क्या फौज काबिज हो जाएगी, कोई अंतरिम सरकार बनेगी, इस तरह की संभावना ही, दोबारा चुनाव होंगे। अभी इस पर कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के अंदरूनी हालात है नेपाल के, जिस तरह की हिंसा है, लोगों में आक्रोश है। अब कुछ विदेश मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि केपी ओली के जाने के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार बनेगी और इस स्थिति में दो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो आप मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख रहे हैं, जिसमें रवि लामिछाने हैं। 50 साल के रवि विपक्षी पार्टी आरएसपी के लीडर हैं, पहले टीवी एंकर हुआ करते थे और उनका करियर वहीं से शुरू हुआ और इसके बाद 2022 में सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। सोशल मीडिया साइट्स पर युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं रवि, और इस प्रोटेस्ट को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। तो ऐसे में क्या वो चेहरा बनेंगे? अब एक और दूसरा चेहरा है बालेन शाह का, जो सिंगर थे, नेता बन गए बालेन शाह। उनको भी प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से। काठमांडू के मेयर है बालेन्द्र शाह, जिनको बालेन शाह भी कहते हैं, 35 साल की उम्र के हैं
और इस आंदोलन का लगातार समर्थन कर रहे हैं। आरपीपी के नेता राजेंद्र लिंगदेन और कमल थापा, इसके साथ पीएसपी के लीडर है उपेंद्र यादव, वहाँ सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं लगातार लंबे समय से, और अब कुछ लोग इनके नाम जो है वो आगे रख रहे हैं। तो इसके अलावा अगर आप दो और नाम देखेंगे तो माओवादी गुरिल्ला नेता कहे जाने वाले दुर्गा प्रसाद नेपाल की राजशाही के तहत नेपाल को लाने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। नई सरकार पर नेपाल की सबसे बड़ी त्रिभुवन यूनिवर्सिटीज़ का भी प्रभाव हो सकता है। अमेरिकन लॉबी के सपोर्ट वाले कुछ लोग भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह कि पिछले साल बांग्लादेश में इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर तख्तापलट कैसे हुआ था, तो आप देखिए 2024 में छात्रों की तरफ से ही बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, जिसे जुलाई क्रांति कहा गया था, जेंजीज क्रांति कहा गया था, और यहाँ पर भी ठीक इसी तरह का पैटर्न है। इस आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया था, अंतरिम सरकार बनी। अब यहाँ पर यह आंदोलन क्यों था? सरकारी नौकरियों में कोटा सुधार की मांग थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर यह आंदोलन इसमें बदल गया। शुरुआत तो वहीं से हुई थी। और 5 जून 2024 को जब बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 30% कोटा प्रणाली को फिर से लागू करने का आदेश दिया, तो छात्रों और नौकरी चाहने वालों ने इसका विरोध किया। 1 जुलाई से स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि एसएडी के बैनर तले देश भर में प्रदर्शन किया, और फिर उसके बाद वही हिंसा और वहां पर नेताओं को भागना पड़ा। शेख हसीना इसका उदाहरण है। कई लोग बांग्लादेश में भी मारे गए थे, 95 लोग मारे गए थे, 14 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 5 अगस्त की तारीख थी जब शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर के भागना पड़ा, और फिर वहां पर अंतरिम सरकार जनरल वाकरुज्जमा ने बनाने का ऐलान किया था, और अब उसी तरह के हालात हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे, मुख्य सलाहकार उनको नियुक्त किया गया था और सरकार बनाई गई थी। श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तख्तापलट हुआ था 2022 में। आम लोगों के आंदोलन को अरागलया कहा गया था, जिसने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार की सत्ता का तख्तापलट कर दिया। वहां पर भी इस तरह से नेताओं को भागना पड़ा था। तो ये एक पैटर्न है जो भारत के आसपास के देशों में देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न क्या कर रहा है? क्या कहीं ना कहीं जनता के खिलाफ सरकारें जा रही है, जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, या फिर भ्रष्टाचार इन देशों में एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभर रहा है जिससे जनता आक्रोशित हो रही है? आने वाले दिनों में इसके और क्या परिणाम किन देशों में होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नेपाल की स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं, समझते हैं? आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर आप अपने विचार जरूर रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, तो शेयर कीजिए। नमस्कार।